Okay, let's start it with the chapter chemical kinetics. केमिकल काइनेटिक्स वाला ये चैप्टर है, इसके अंदर बेसिकली वी वुड बी एक्चुअली डीलिंग विद रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स ऑल एनालिसिस मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शंस. सबसे पहले ये जो टर्म है रेट ऑफ रिएक्शन, इसके बारे में बात करते हैं. व्हाट एग्जैक्टली इज रेट ऑफ रिएक्शन. देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है. ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए. रेट ऑफ रिएक्शन इज डेल्टा C बाई डेल्टा T. दिस इज change in concentration and divided by change in time. चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम. कितनी देर में कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाता है, दैट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन. अब देखो इसके अंदर पॉइंट ये है कि जैसे मान लो कोई भी एक रिएक्शन लेते हो आप. लेट्स से फॉर एग्जांपल यू टेक 2A प्लस 3B गिविंग 4C प्लस 5D. अब देखो इसके अंदर जो सवाल आता है ना वो ये आता है कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन तो ABCD सब में हो रहा है. तो अब अगर आप कहोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A बाई टाइम, तो ये बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी. तो यहाँ से देखो थोड़ी सी कहानी चेंज होती है. ये तो एक जनरल स्टेटमेंट था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम. मतलब आप कहोगे कि ये तो उस तरीके की रिएक्शन के लिए देगा हो जाएगा कि A गिविंग प्रोडक्ट्स. बट अब जब ये वाली रिएक्शन आ जाती है आपके सामने जिसके अंदर मल्टीपल रिएक्टेंट्स एंड मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, देन समवेयर डाउन द लाइन यू हैव टू स्टार्ट डूइंग लाइक दिस. सबसे पहले तो आप ये देखो कि भाई माइनस ऑफ डी ऑफ A बाई डी टी ये क्या रिप्रेजेंट करता है. देखिए मैंने माइनस साइन क्यों लगाया, सबसे पहले आप इस बात को भी समझिए. कैन एनीबडी टेल मी माइनस साइन क्यों लगाया मैंने. देखो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन जब मैं लिखता हूँ डेल्टा ए केमिस्ट्री में और जब मैं लिखता हूँ DA. इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है. डेल्टा ए चेंज के लिए डिफाइन किया जाता है और DA होता है ए की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. चेंज जरूरी नहीं है फाइनल माइनस इनिशियल हो. चेंज कैन बी इनिशियल माइनस फाइनल ऑल्सो. चेंज इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. चेंज मैं उसी को तो कहता हूँ जो हमेशा पॉजिटिव होता है. Change is always positive, but DA is A final minus A initial. Now यहाँ पे अब ये है माइनस ऑफ DA बाई डी टी. जब मैं लिखा है वो मैंने इसलिए लिखा, देखो माइनस ऑफ DA बाई डी टी क्या है. दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ A. दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ A की जो रेट चेंज होती है ना, दैट इज डिफाइंड एज. देखो एग्जैक्टली अभी 2 मिनट रुको, पहले मुझे एक्सप्लेन करने दो तब आप लोगों को समझ में आएगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ ए की कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है, दैट इज डिफाइंड एज माइनस डी ए बाई डी टी. क्योंकि आप ऐसे देखो ना, मान लो कि लेट मी टेक रेड कलर नाउ. मान लो कि T इक्वल टू 0 पे इसके 10 मोल्स हुआ करते थे. T इक्वल टू T पे कुछ 5 मोल्स हो गए सपोज फॉर एग्जाम्पल, राइट. तो अगर मैंने यहाँ पे DA लिखा है तो DA की वैल्यू कितनी हुई. DA की वैल्यू हुई A फाइनल माइनस A इनिशियल. 5 माइनस 10. आई कैन नॉट डू 10 माइनस 5, वो तो चेंज होता है. तो ये हो गया -5. तो माइनस DA की वैल्यू कितनी हुई. वैल्यू ऑफ माइनस DA वुड भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5. और DT कितना हुआ 0 माइनस T. तो ये वाली जो पूरी वैल्यू है भाई वो आ गई 5 बाई टी. चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम. तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए. जब मैं ए लिख रहा हूँ इसका मतलब मैं कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, राइट. ये एक बात समझ में आ गई होगी आपको. तो माइनस डी ए बाई डी टी विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. इसी तरह से माइनस ऑफ डी बी बाई डी टी.
minus of dB by dt will be rate of minus of dB by dt will be rate of change of concentration of B. आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी. रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी. इसी तरीके से प्लस डी सी बाई डी टी वुड बी रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी और प्लस डी डी बाई डी टी वुड बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी. अब यहाँ पे मैंने प्लस क्यों लगाया है, बट ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा वापस ऊपर आ जाता है. या रुको मैं इस रिएक्शन को यहाँ नीचे लिख लेता हूँ. लेट मी चेंज द कलर. 2a प्लस 3b प्रोड्यूसिंग 4c प्लस 5d. ये t इक्वल टू 0 है और ये t इक्वल टू t है. मान लो कि यहाँ पे 10 मोल्स हुआ करते थे इसके, और यहाँ पे सपोज इसके स्टार्ट में 10 मोल सी के नहीं हो सकते ना प्रोडक्ट का. तो इनिशियली मान लीजिए कि इसके 0 मोल्स हुआ करते थे और यहाँ पे इसके 5 मोल्स हो गए हैं, राइट. तो अब डी सी ए बाई डी टी कितना होगा, अब डी सी खुद ही 5 हो जाएगा, 5 माइनस 0, राइट. तो इसलिए मैंने वहाँ प्लस लगाया. अब माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है ना, प्रोडक्ट में इंक्रीमेंट हो रहा है, रिएक्टेंट में डिक्रीमेंट हो रहा था, रिएक्टेंट में डिक्रीमेंट हो रहा था, इसलिए मैंने माइनस साइन लगाया था. प्रोडक्ट में तो इंक्रीमेंट हो रहा है, तो कोई पेन वाली बात ही नहीं है. इट इज़ वेरी क्रिस्टल क्लियर टू मी, राइट. आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा. अब ये तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी सी एंड डी. अब मैं एक और दूसरे तरीके से जनरलाइज करता हूँ. इस रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा. अभी मैं ये वाली जो रिएक्शन है, इसके सेंस में रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, अभी उसके ऊपर नहीं आया हूँ मैं धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ. 2a प्लस 3b गिविंग 4c प्लस 5d. 10 20 0 0. 10 20 0 0 के बारे में अगर हम बात करेंगे, अब यहाँ पे मान लीजिए ये t इक्वल टू 0 पे सिचुएशन एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू t पे 10 माइनस 2x 20 माइनस 3x 4x और 5x. जनरल डिसोसिएशन लिखा है मैंने इसका. ये 2x कंज्यूम होगा तो ये 3x कंज्यूम होगा, ये 4x बन जाएगा और ये 5x बन जाएगा. राइट. नाउ 10 माइनस 2x 20 माइनस 3x 4x एंड 5x. नाउ अब इसके अंदर आप मुझसे अगर पूछेंगे माइनस डी ए बाई डी टी कितना होगा, लेट्स कैलकुलेट दैट. मेरे हिसाब से माइनस डी ए बाई डी टी आ रहा है 2x बाई टी, और मेरे हिसाब से माइनस डी बी बाई डी टी कितना होगा, माइनस डी बी बाई डी टी मेरे हिसाब से आ रहा है 3x बाई टी. ध्यान से देखिए, आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा. डी ए कितना होगा यार 10. ये जो मैंने लिखा है, लेट मी टेक द रेड कलर. ये जो मैंने लिखा है माइनस डी ए की जो वैल्यू होगी, डी ए की वैल्यू लिख लेते हैं, माइनस साइन तो बाहर लगा देते हैं. दिस वुड बी 10 माइनस 2x फाइनल कॉन्सेंट्रेशन और माइनस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. तो माइनस 2x आएगा ना, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सिमिलरली डी बी को कर लीजिए 20 माइनस 3x और माइनस 20. तो ये वाली जो वैल्यू मैंने लिखी हुई है, दिस इज एक्चुअली 20 मतलब माइनस साइन बाहर लगा हुआ है. दिस 20 माइनस 3x और माइनस 20 लिखा हुआ है. क्लियर. अच्छा, तो ये 3x बाई टी हो जाएगा. तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है. ब्लैक कलर ले रहा हूँ मैं. ब्लैक कलर से जो लिख रहा हूँ उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा. माइनस ऑफ हाफ
डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स बाई टी माइनस ऑफ 1/3 dB by dt is also equal to x by t. It means both of these must be equal. अब ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, पता नहीं होता है किसी को भी, लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर. मैंने किया माइनस ऑफ हाफ डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/3 डी बी बाई डी टी, राइट. दोनों की वैल्यू एक्स बाई टी है. अगर आप मुझसे यहाँ पे पूछेंगे ना कि सर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, if you just ask me कि sir what is rate of reaction, the rate of this reaction is actually equal to minus of dA by dt or which is also equal to minus of 1/3 dB by dt and which is eventually equal to x by t. इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट स्लाइड लेनी है. इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो ये लॉन्ग टर्म में आप लोगों को फिर याद नहीं रहेगा. हाँ हाँ देखिए बेसिकली वो क्या रहा है ना, सबसे स्टार्ट से वापस से रिकॉल करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से जहाँ से हम लोगों ने चीज़ों को पढ़ना शुरू किया था. लेट्स स्टार्ट रिकॉलिंग इट फ्रॉम देयर दैट प्लेस ओनली. सबसे पहले हम लोगों ने चीज़ों को रिकॉल करना शुरू किया था कि भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन इज सिंपली डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, चेंज इन कंसनट्रेशन पर यूनिट टाइम. अब वो ये था कि भाई एक ही रिएक्टेंट हो तो उसके बारे में बात कर सकते हैं. अब यहाँ पे मल्टीपल रिएक्टेंट्स और मल्टीपल प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, तो इसके अंदर फिर हम लोगों ने चीज़ों के बारे में बातचीत करनी स्टार्ट की वापस से. तो हमें समझ में आया कि भाई माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी माइनस 1/3 डी बी बाई डी टी एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यहाँ पे देखो ना, एक्स बाई टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. डी ए बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, जस्ट डी ए बाई डी टी, इनफैक्ट माइनस डी ए बाई डी टी, क्योंकि रिएक्टेंट है ना तो माइनस साइन आगे लगा लेंगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा. वो 2x बाई टी को रिप्रेजेंट कर रहा था, राइट. दैट वाज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग 2x बाई टी. फाइनली 2x बाई टी को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा था वो यहाँ पे डाउन द लाइन, राइट. नाउ ये माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी है विच वॉज रिप्रेजेंटिंग 2x बाई टी. इसी तरह से माइनस ऑफ डी बी बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पे, वो कुछ 3x बाई टी रिप्रेजेंट कर रहा था. तो देखिए आपके सामने 2-3 चीज़ें लिखी हुई हैं. अब इनका एक समराइज एनालिसिस करते हैं. नीचे वाली लाइन जो ब्लू कलर से लिखी हुई है यहाँ पे, दिस वन, लेट मी टेक द पॉइंटर. हाँ जी, तो देखिए ये वाली जो लाइन लिखी हुई है नीचे वाली ब्लू कलर से, दिस इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ ए एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ बी. दिस इज एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन. वाई? बिकॉज आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, ये जो रिएक्शन है 2a + 3b गिविंग 4c + 5d, इसके अंदर याद अगर तुम ये लिखोगे ना कि रेट इज डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, तो बहुत ही मैक्रो और एम्बिगियस स्टेटमेंट हो जाएगा. तो किसका डेल्टा सी, डेल्टा टी तो ठीक है, तो डेल्टा सी नहीं लिखा जाता, उसके अंदर फिर उस पैरामीटर को लिया जाता है कि रिएक्शन की रेट कैसे बढ़ रही है. देखो जैसे जैसे एक्स एज टाइम इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ एक्स विल इंक्रीज, डिकम्पोजिशन इंक्रीज होता जाएगा ना. एक्स क्या है, इनका डिकम्पोजिशन ही तो है, 2x 3x डिकम्पोज हो रहा है ना उसी रेशो में. और जैसे जैसे ये एक्स बढ़ता जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या होगा, बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑल्सो कीप ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि ज़्यादा स्पीड से रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे और लिख देता हूँ मैं. आपका जो डी सी बाई डी टी होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2x 3x 4x, ये 4x बाई टी होगा. और ये जो डी ऑफ डी बाई डी टी है ये 5x बाई टी होगा. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीबडी. तो ये जितने भी हैं 2x बाई टी, 3x बाई टी, 4x बाई टी और 5x बाई टी, ये तो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ बी, रेट ऑफ चेंज ऑफ सी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डी है. अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि इन दिस केस व्हाट इज गोइंग टू बी द रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो सिंपल है यार, कौन सा पैरामीटर से वेरिएशन हो रहा है. रेट ऑफ रिएक्शन तो dx बाई dt है.
ओवर अ पीरियड ऑफ अगर एवरेज टाइम इंटरवल 0 to t में आप देखोगे तो वो x/t है। और उसको ए बी सी डी से अगर आपको रिलेट करना है, इनकी रेट ऑफ चेंज ऑफ ए से रिलेट करना है, तो ये हो जाएगा -12 dA/dt विच इज़ इक्वल टू -1/3 dB/dt and which is equal to +1/4 dC/dt and which is equal to +1/5 d of d/dt। बट ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि राइट साइड में मैं एक मिनट लेट मी टेक ब्लैक कलर, क्योंकि इस साइड में जो कुछ भी मैंने लिखा हुआ है आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये सब dx/dt है। दैट्स वाई एनीवेयर आपको डायरेक्टली बस कंक्लूजन ये मिलेगा कि dx/dt इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन उसका फंडा ये है बेसिकली, क्योंकि x से ही तो पूरा का पूरा वेरिएशन हो रहा है। ये 2x है तो ये 3x है, और ये 4x है तो ये 5x है, इसी से तो पूरा का पूरा वेरिएशन हो रहा है ना रिएक्शन का। तो रिएक्शन की रेट तो x के ऊपर ही डिपेंड करती है, राइट। x की वैल्यू जैसे, और x की वैल्यू हर मोमेंट पे चेंज होती जा रही है, डिक्रीमेंट बढ़ता जा रहा है, डिकम्पोजिशन बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, तो x की वैल्यू इज ऑब्वियसली कीप ऑन इंक्रीजिंग। x की वैल्यू बढ़ेगी तभी तो ये ज़्यादा डिकम्पोज होगा। टाइम t इक्वल टू 0 पे x वॉज इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड पे x की कुछ और वैल्यू होगी, टाइम t इक्वल टू 10 सेकंड पे और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता जाएगा। बात समझ में? दिस इज़ द इंटर रिलेशनशिप, इसको ध्यान रखिएगा। ये है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ चेंज ऑफ ए बी सी डी के साथ में उसका रिलेशन। आई होप यहाँ तक सब लोगों को बात समझ में आ गई होगी, राइट। एक सेकेंड रुकिए। हाँ जी, अब एक काम करते हैं, ये जो हमने पढ़ा इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एक दो, तो आइडिया हो जाएगा। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन N2 + 3H2 गिविंग 2NH3, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन दी हुई है 10⁻³ मोलार पर सेकेंड। देन फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2। तो N2 की रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? देखो, रेट ऑफ रिएक्शन दी हुई है और N2 की रेट ऑफ रिएक्शन पूछी गई है, तो लिख लो ना इसको, यहाँ पे लिख लेते हैं इस रिएक्शन को, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ईजियर हो जाएगा ये। N2 + 3H2 गिविंग ट्वाइस ऑफ NH3। मान लीजिए सपोज इफ R इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, तो R क्या होगा? R मेरे ख्याल में होगा -dN2/dt इज इक्वल टू -1/3 d ऑफ H2/dt इज इक्वल टू +12 d ऑफ अमोनिया/dt, राइट। नाउ सिंपल सी चीज़ है, -dN2/dt -1/3 dH2/dt एंड +d ऑफ अमोनिया/dt, राइट। तो अब सिंपल सी चीज़ है, इसने क्या दिया है? रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है मुझे, तो इट हैज़ गिवन मी R ऑलरेडी। R इसने मुझे ऑलरेडी दिया है, दिस इज़ गिवन टू मी। इसने मुझसे क्या पूछा हुआ है? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 तो वही रेट ऑफ चेंज ऑफ N2 हो जाएगा ना। तो इसने मेरे से यही पूछा हुआ है, तो पार्ट ए का आंसर तो यही R ही हो गया है। R की वैल्यू दी हुई है, सेम है। फिर पार्ट बी में रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ, अच्छा चलो अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो मैं पहले बता ही देता हूँ। मैं सोच रहा था एक आध क्वेश्चन करवाने के बाद बताऊँगा, बट अभी बता देता हूँ। देखो, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है रेट ऑफ रिएक्शन में। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर ऐसा होता है कि मान लो एक रिएक्शन है 2A + 3B गिविंग प्रोडक्ट्स। ये एक रिएक्शन है और दूसरी रिएक्शन है 4A + 6B गिविंग प्रोडक्ट्स। तुम्हें देखने में ऐसा लग रहा होगा कि रिएक्शन नंबर 1 और रिएक्शन नंबर 2 में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इसको जस्ट मैंने, मतलब अगर मैं, ऐसा लगता है देखने में कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सेकेंड रिएक्शन आ जाएगी। हाँ, अगर बैलेंसिंग वाइज देखोगे तो यस। बट रिएक्शन नंबर 1 और रिएक्शन नंबर 2 अगर काइनेटिक्स के पर्सपेक्टिव में आप देखोगे तो ये बिल्कुल डिफरेंट रिएक्शन है, इनको एक रिएक्शन मत ले लीजिएगा। एंड दैट इज़ द रीज़न रेट ऑफ रिएक्शन को तब तक डिफाइन करना जब तक रिएक्शन एग्जैक्टली बैलेंसिंग कोफिशिएंट के साथ स्पेसिफाइड नहीं है, अपने आप में एक मीनिंगलेस चीज़ है। आई टेल यू द रीज़न ना, बहुत सिंपल सा फंडा है यार। ऊपर वाली रिएक्शन के अंदर एक कंटेनर ले लो आप, उसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स ए के हैं और 3 मॉलिक्यूल्स बी के हैं, राइट।
और वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं। नीचे वाली रिएक्शन के अंदर 4 मॉलिक्यूल्स ए के हैं और 6 मॉलिक्यूल्स बी के हैं, और वो आपस में कोलाइड करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन ही बढ़ जाएगी ना नीचे वाली रिएक्शन में। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। बट ऑब्वियस सी बात है, बात समझ में आई आप लोगों को, राइट। तो ये दोनों सबसे पहले तो रिएक्शन ही डिफरेंट होती हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या सेम होगी या डिफरेंट होगी वो तो आगे की बात है, बट काइनेटिक्स में बैलेंसिंग अगर अलग होती है। बैलेंसिंग मीन्स म्यूचुअल रेशो ऑफ रिएक्शन, किस रिएक्टिंग रेशो में वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज बैलेंसिंग एक्चुअली। तो वो ऊपर 2 और 3 थे, मतलब ये 2:3 नहीं था, मैं इसको ऐसे काउंट कर रहा हूँ कि भाई यहाँ 2 मॉलिक्यूल थे और यहाँ 3 मॉलिक्यूल थे। अब यहाँ पे अगर 4 मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल हैं, तो आप इसी तरीके से 400 और 600 कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन रिलेटिवली इंक्रीज होती जाएगी, जितनी ज़्यादा डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगी उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन इंक्रीज होती जाएगी, और जितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन कंसिस्टेंटली इंक्रीज होती जाएगी उतना ज़्यादा मेरे लिए रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियसली इंक्रीज होती जाएगी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के ऊपर इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शन सबसे पहले तो आप डिफरेंटली डील कीजिएगा। देखो इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहीं पे प्रिंटेड ही है मेरे पास, इसको देखिए। यहाँ से देखना स्टार्ट कीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन इज 10⁻⁻2 मोलर पर सेकेंड व्हेन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज मिक्स्ड विद सम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन अ कंटेनर ऑफ फिक्स वॉल्यूम, फाइंड आउट रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन एट दिस इंस्टेंट। अब देखो क्लियरली लिखा हुआ है मैंने उसमें, क्वेश्चन इज मीनिंगलेस। उसका सिंपल रीज़न है ना, N2 और H2 की रिएक्शन नहीं दी हुई है, मैं एज्यूम कर सकता हूँ N2 + 3H2 गिविंग 2NH3। इसके अंदर उसने मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ था, और हाँ तो अब इसके अंदर देखो ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है, इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज 3 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपल सी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, -1/3 DH2/dt। तो DH2/dt क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन, तो 3 × 10⁻² हो गया वो, राइट। अब मान लीजिए अगर इसी रिएक्शन को मैं इस तरह से ले लेता हूँ कि भाई मैं तो कह रहा हूँ फर्स्ट वाली रिएक्शन को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5N2 + 15H2 गिविंग 10NH3। अब मेरे लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू -1/15 DH2/dt। तो DH2/dt हो जाएगा 15 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन, बढ़ गया ना। बट ऑब्वियस सी बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन बढ़ गई ना, तो अब मेरे लिए जो RH2 आएगा वो 15 टाइम्स इंटू 10⁻⁻2 आएगा, जबकि पहले वाले केस में आएगा 3 टाइम्स 10⁻⁻2। बात समझ में आई आप लोगों को। तो बैलेंसिंग ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लगा सकते हो, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक, कितने मॉलिक्यूल किससे रिएक्ट कर रहे हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल रेशो की बात नहीं है, यहाँ पे इंडिविजुअल नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, राइट। तो इसलिए बैलेंस रिएक्शन अपने आप में एक इंडिविजुअल एंटाइटी मानी जाती है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, बिकॉज यू आर डीलिंग डीपर एनालिसिस ऑफ दीज मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी था उसके अंदर भी कुछ इसी तरह का इसने दिया था, इसलिए मैं रुक गया था। आप देखिए रेट ऑफ रिएक्शन चेंज कर दिया, N2 + 3 पार्ट बी में N2 + 3H2 गिविंग 2NH3 के बजाय 2N2 + 6H2 गिविंग 4NH3 कर दिया है इसने, और इसका ये मुझसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, तो हो जाएगा ना बेसिकली। पहले वाले के लिए इसने रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ था 10⁻³ मोल्स पर सेकेंड। एक सेकेंड हाँ, तो देखिए फर्स्ट वाले में मेरे को फर्स्ट वाले एनालिसिस से सबसे पहले जो लिखा हुआ है N2 + 3H2 गिविंग 2NH3, उससे मेरे को ये वैल्यू तो पता ही है ना कि dN2/dt -dN2/dt -dN2/dt, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 10⁻³ दिया हुआ है, तो ये तो 10⁻³ है ही। पार्ट बी के अंदर जब मैं बात करूँगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी होगी, -12 dN2/dt, आराम से देख लो, बैलेंसिंग 2N2 वाली हो गई ना, तो -12 dN2/dt वुड बी रेट ऑफ रिएक्शन इन पार्ट बी। लिख लेते हैं उसको, -12 dN2/dt। तो -dN2/dt की वैल्यू पता है ना, बस तो आ गया आंसर, 12 × 10⁻³ जो भी यूनिट्स हैं उसकी। यही सेम आंसर यहाँ पे दिया हुआ होगा, देख लो 0.5 × 10⁻³ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया और DNH3/dt होता है ये, तो सबसे ऊपर वाले से निकाल लो, +12 DNH3/dt इस 10⁻³ है, तो 2 × 10⁻³ हो जाएगा। फर्स्ट वाले से निकालो, सबसे पहले जो डेटा दिया हुआ है उससे देखिए, +12 DNH3/dt इस 10⁻³ तो DNH3/dt कितना होगा, 2 × 10⁻³। देखो तुम्हारे सामने ही आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे। पार्ट डी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन गिवन
in part B of the question and using the calculated rate of reaction. एक मिनट सोचने दो. हाँ ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 ही तो पूछा है, तो वो तो dN2/dt होगा ना, मतलब माइनस dN2/dt, तो वो तो ही सीधा सीधा 10⁻³ सबसे पहले वाले पार्ट से ही आ रहा है ना, उसमें तो मतलब वही पूछा हुआ है बेसिकली. रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 अकॉर्डिंग टू रिएक्शन गिवन पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन, वो उससे भी वही आएगा पार्ट बी में, -12 dN2/dt इक्वल टू हाफ इंटू 10⁻³ है, तो वो तो खैर सारे इंटररिलेटेड टर्म्स ही हैं. तो माइनस dN2/dt वुड बी इक्वल टू 10⁻³ राइट. यहाँ तक अब किसी को कोई डाउट हो तो बताइए. चलो इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वाला लेक्चर स्टार्ट करते हैं.